हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट्स का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके थ्योरेटिकल कुछ फैक्ट्स हैं इसके अंदर में, इंट्रोडक्शन टाइप में उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में बोला गया है अ बिजनेस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, अ पार्टनरशिप फर्म और अ कंपनी। जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइज किया जाता है, चलाया जाता है, तो या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, या तो पार्टनरशिप में होता है, या फिर किसी कंपनी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप टोटल कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय ओनली वन पर्सन एंड ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग एंड ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसके अंदर जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है वो सिर्फ वही पर्सन करता है जो अकेले बिजनेस को चला रहा होता है, और उसका जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका बियरिंग भी उसी के ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद इसके जो मेन एडवांटेजेस होती है सिंगल प्रोप्राइटरशिप की या ऑनरशिप की, वो क्या होती है, इज़ दैट हिज ऑल पर्सनल प्रॉपर्टीज़ आर ऑलवेज एट रिस्क एंड मे बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द बिजनेस लाइबिलिटीज़। अगर बिजनेस में कभी भी कोई भी चीज़ लॉस में होता है या कुछ भी, तो उस इंडिविजुअल पर्सन की क्या होती है, पूरा का पूरा रिस्क होता है उसमें, बिजनेस लाइबिलिटीज़ उस अकेले पर्सन की होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, दैट्स वाई वाई द नीड ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस। इसलिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप में किया जाए। इन पार्टनरशिप लॉस इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स, while in single proprietorships only one person is suffering for all losses। ठीक है, इसीलिए लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, पार्टनर्स बनाते हैं और सिंगल प्रोप्राइटरशिप को हटा देते हैं, क्योंकि उसमें सिंगल ही आपको सारा का सारा लॉस बियर करना पड़ता है। ठीक है, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप इज़ दैट देयर आर टू और मोर पर्सन। सबसे बड़ा फ़ायदा पार्टनरशिप का ये होता है कि वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक करते हैं। ठीक है, बिजनेस की, और जितना भी प्रॉफिट्स होता है, ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। और जितना भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो सभी पार्टनर्स जितने भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सभी को बियर करना पड़ता है। ठीक है, अब पार्टनरशिप का रूल क्या होता है उसी के साथ में, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप होती है वो एक एग्रीमेंट करने के साथ चलती है। द एग्रीमेंट मे बी रिटन और ओरल। जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो रिटन में भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। ठीक है, इट इज़ बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ये ज़्यादा बेटर माना जाता है कि रिटन एग्रीमेंट कर लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ताकि टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स, ताकि फ्यूचर में जाकर उनके बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स ना हो। ठीक है, कोई विवाद उनके बीच में खड़ा ना हो जाए, कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स। वेन एवर देयर इज़ अ डिस्प्यूट, अगर उनके बीच में कोई विवाद हो जाता है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, इन सच केस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज़ एप्लीकेबल। तो ऐसे में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करके उसको समाधान कर सकते हैं, उसको सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ओके, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ये हमारा इंट्रो था, ये सभी जानते हैं। अब इसके आगे चलते हैं डेफिनेशंस के साथ में, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अ पार्टनरशिप इज फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट से होती है, और जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन या फिर कैसा होना चाहिए, ओरल में होना चाहिए। द एग्रीमेंट शुड बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। एग्रीमेंट में ये सारी बातें लिखी जाती हैं कि प्रॉफिट्स कैसे बिजनेस का शेयर किया जाएगा। द फर्म्स बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस है फर्म का वो सारे लोग जितने भी पार्टनर्स होते हैं सब मिलकर चलाएंगे, या उनमें से कोई एक उन सब के लिए काम करता है। ठीक है, एज पर द लॉ इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। लॉ के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी नहीं है कि कभी भी रिटन एग्रीमेंट हो, ऐसा कहा जाता है, ज़रूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बट टू अवॉइड द ट्रबल इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। लेकिन फ्यूचर में जो आपको डिस्प्यूट्स होने वाले हैं, कन्फ्लिक्ट्स होने वाले, उनसे बचने के लिए ये ज़्यादा बेटर माना जाता है कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो आपका रिटर्न में हो जाए। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड। और जो उनके बीच में एग्रीमेंट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, विच शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। जिसके अंदर सभी पार्टनर्स क्या करते हैं, साइन कर कर उसको
एग्री करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को, एग्रीमेंट को, ठीक है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, ठीक है, और एनी ऑफ देम फॉर एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशंस होता है पर्सन्स के बीच में जिसके अंदर वो सब एग्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए बिजनेस के, और उसको चलाया किसके द्वारा जाए, सभी लोग मिलकर भी चलाते हैं या उनमें से कोई एक सबके लिए काम करता है, ठीक है, एक्टिंग फॉर ऑल, ओके। आगे आते हैं हम लोग फीचर्स के बारे में जान लेते हैं इसके अंदर में, ठीक है। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, सबसे पहला फीचर ये है, विशेषता, कि उसमें 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, ठीक है। किसी भी पार्टनरशिप करने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं पार्टनर के लिए मतलब क्या होता है कि एक अकेला तो पार्टनर हो ही नहीं सकता, उसके साथ में एक अदर पर्सन चाहिए। तो मतलब कि मिनिमम आपके लिए पार्टनरशिप करने के लिए 2 लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं। अ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कमेंस्ड विथ 2 और मोर पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनी एक्ट 1956। जो कंपनी एक्ट है 1956 के तहत में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन केस ऑफ बैंकिंग के अंदर में कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए आपके पार्टनर्स, और 20 इन द केस ऑफ अदर बिजनेस, ठीक है। बैंकिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो 10 पार्टनर्स होने चाहिए, ओके, मैक्सिमम, लेकिन अदर टाइप के जो बिजनेस हैं उसमें कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जिसमें आपको बोला गया एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पहला हमने पढ़ा था, इसके अंदर में क्या था हमारे पास में कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है, पर्सन्स का होना ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अब जो भी एग्रीमेंट है वो पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। जो एग्रीमेंट बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब पार्टनरशिप इज़ फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पे। देयर इज़ नो फिक्स्ड और कंपल्सरी लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बट इन द एब्सेंस ऑफ ए रिटन एग्रीमेंट पार्टनर्स में फेस डिफिकल्टी इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसमें साफ साफ बोला गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो पार्टनर्स के बीच में, लेकिन जब कभी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है तो जो पार्टनरशिप के अंदर विवाद खड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े, तो उससे निपटने के लिए हमारे पास कोई भी ज़रिया नहीं बचता, तरीका नहीं बचता। इसलिए एग्रीमेंट जो है मेनली कैसा होना चाहिए, हमारा रिटर्न में होना चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा भी है, टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल टू हैव रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ओके। उसके बाद करते हैं हम लोग तीसरे फीचर्स की बात कर लेते हैं, लॉफुल बिजनेस। जितने भी पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर में, जो वो बिजनेस करना चाहते हैं वो उनके हिसाब से कैसा होना चाहिए, सभी के लिए लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। कानून की नज़र में कोई भी इलीगल वर्क के लिए वो पार्टनरशिप नहीं कर सकते। जैसे कि किसी को सुपारी देना, वही पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो स्मगलिंग करते हैं, तो वो काम तो गैर कानूनी है, तो उसको हम पार्टनरशिप लॉफुल बिजनेस नहीं मानेंगे, तो उसके लिए हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला एग्जांपल्स में आपको बताया गया है, विनोद एंड युवराज परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड जॉइंटली। विनोद और युवराज ने एक ज़मीन खरीदी मिलकर, ठीक है, एंड सोल्ड आफ्टर सम टाइम एट अ प्रॉफिट, उसको कुछ प्रॉफिट में बेच दिया। द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ लैंड वाज शेयर्ड बाय विनोद एंड युवराज इक्वली, और जो भी प्रॉफिट हुआ वो दोनों ने आपस में बराबर बराबर बांट लिया। तो ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि वो एक बिजनेस नहीं कर रहे, वो पर्टिकुलर एक चीज़ को उन्होंने एक बार परचेज किया और एक ही बार बेच दिया, उसको पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी बिजनेस को कंटिन्यूटी वे में करते रहते हैं तो वो आपका बिजनेस कहलाता है जाके, ठीक है। आगे बोला है, डेविड एंड जॉन आर पार्टनर्स डूइंग स्मगलिंग एंड शेयर द अमाउंट अर्न इक्वली। अब इसमें दूसरा एग्जांपल दे दिया है कि डेविड और जॉन जो हैं वो पार्टनर्स हैं लेकिन स्मगलिंग करते हैं, और उसका जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो इक्वली बांट लेते हैं। तो ये भी आपका क्या है, इलीगल वर्क हो गया, एक तरीके से अनलॉफुल बिजनेस हो गया, तो ये भी पार्टनरशिप का हिस्सा या पार्टनरशिप बिजनेस का पार्ट नहीं मानेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आता है आपके पास में, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, अगर हमने एग्रीमेंट कर लिया है तो ये
तय हो जाता है कि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है वो किस बेस में बांटी जाएगी, कैपिटल रेशियो में या उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस अमंग द पार्टनर्स, क्योंकि जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। अ ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग सम चैरिटेबल एक्टिविटीज़ विल नॉट बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप। अगर कोई लोग पार्टनर कोई चैरिटेबल काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसको पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। द रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिटरमाइंड बाय द एग्रीमेंट। और जो उनकी रेशियो होगी वो कहाँ से डिटरमाइन होगी भाई, जैसा उन्होंने एग्रीमेंट करते समय तय किया होगा उसके हिसाब से बांटा जाएगा। अगर उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड इन सच सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा पार्टनर्स के द्वारा उस प्रॉफिट को आप कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे फिर उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये था हमारे पास फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं हम लोग किस पे, फिफ्थ पॉइंट पे, ठीक है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें क्या बताया हमने, डेफिनेशन में भी पढ़ा कि जो बिजनेस है वो सभी लोग मिलकर चलाएंगे या फिर उनमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा, बाकी सब पार्टनर्स तो हैं। इसमें पार्टनर्स के टाइप्स होते हैं वो आप बिजनेस में पढ़ेंगे, बिजनेस के स्टडीज़ के चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द पार्टनर्स टू पार्टिसिपेट इन डे टू डे एक्टिविटीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सभी पार्टनर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें बिजनेस की। अ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर। या तो सभी लोग मिलकर काम कर रहे हों या फिर कोई एक सबके बिहाफ पे काम करता है उस बिजनेस को चलाने में। इन एक्चुअल पार्टनरशिप इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, ठीक है। पार्टनर इज बोथ एन एजेंट, एक पार्टनर जो होता है वो एक एजेंट भी होता है और एक प्रिंसिपल भी होता है, ठीक है। बिकॉज ही बाइंड्स द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट, क्योंकि एक पार्टनर ही दूसरे पार्टनर को अपनी एक्ट्स के थ्रू जोड़ कर रखता है, ठीक है। इन द सेम मैनर ही इज़ ऑल्सो बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। और अगर वो कोई भी एक्ट करता है उससे फ़र्क पड़ेगा दूसरे पार्टनर्स के ऊपर, इसलिए सभी के लिए काम करा जाता है। एक पार्टनर जो है वो सबके लिए भी काम कर सकता है, सब मिलकर भी पूरे बिजनेस को चला सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मीनिंग एंड कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जैसा कि मैंने आपको बताया था एग्रीमेंट को ही कहा जाता है, क्या, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, ठीक है। तो जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और वो रिटन में होता है तभी वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है, और ओरल में कोई भी एग्रीमेंट जो होता है वो पार्टनरशिप डीड नहीं माना जाता, ठीक है। अ पार्टनरशिप इज फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल, इन एक्चुअल पार्टनरशिप डीड इज़ रिटन एग्रीमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पार्टनरशिप डीड जो होती है वो रिटन में होती है एंड साइन बाय ऑल द पार्टनर्स, जिसमें सभी लोगों जितने भी पार्टनर्स होते हैं उस एग्रीमेंट पे क्या करते हैं, साइन करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीड बाय द पार्टनर्स। ये इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो पार्टनरशिप को चलाने के लिए चाहिए होती है, पार्टनर्स ने आपस में की होती हैं, शर्तें, जिसे हम टर्म्स एंड कंडीशन बोलते हैं ना, शर्तें लागू जिसे कहते हैं हम, ठीक है। एज वी नो दैट पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो कैसे आती है, एग्रीमेंट के थ्रू ही, जो पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किए हैं उसके थ्रू ही पार्टनरशिप क्रिएट हुई है। द एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल, इन एब्सेंस ऑफ अ रिटन एग्रीमेंट देयर में बी डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट्स अमंग अदर पार्टनर्स रिगार्डिंग प्रॉफिट्स। क्योंकि अगर भाई आपने शुरुआत में कोई बिजनेस शुरू करा और बोल दिया भाई चल ठीक है तेरा हिस्सा इतना रहेगा, तू 50% और तू 30% और तू 20%, ठीक है। 5:3:2 की रेशो पहले बोल दी, लेकिन उन्होंने कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया। बाद में देखा भाई प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने बोला भाई हम तो बराबर बराबर बांटेंगे, तो उन्होंने तो रिटर्न एग्रीमेंट किया ही नहीं था, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पहले उन्होंने कुछ और बात बोली थी और बाद में उन्होंने कुछ और। इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी रहता है कि कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो तो उसको रिटर्न में ही किया जाए, ताकि बाद के जो डिस्प्यूट्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे बचा जाए, ठीक है। देयरफॉर एन एग्रीमेंट शुड बी रिटन एंड साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। पार्टनर्स कैन मेक चेंजेस इन द क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप डीड टाइम टू टाइम विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर उन्हें अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर में कोई भी चेंजेस लाने हैं तो सभी पार्टनर्स की क्या चाहिए, सहमति की ज़रूरत पड़ती है, कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उनसे पूछकर ही वो उसको लागू कर सकते हैं कोई भी चेंजेस होंगे तो, ठीक है। अब कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं एक पार्टनरशिप डीड के अंदर में, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन चीज़ों को भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ फर्म,
इट्स मेन बिजनेस, किस चीज़ का हो रहा है, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, सबसे पहले में फर्म के बारे में नाम पूछा गया है, फर्म का एड्रेस, उसका मेन बिजनेस क्या है। दूसरे नंबर पर आपसे क्या पूछा गया है कि नेम और एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स होने चाहिए एग्रीमेंट के अंदर। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या पार्टनरशिप, कब से शुरू किया है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, किस पार्टनर ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, ये सारी डिटेल भी आपको उसी एग्रीमेंट में मिलेंगी। रेशियोज इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, वो रेशियो जिसके बीच में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे वो पहले से डिटरमाइन कर दिया जाएगा। सैलरीज किसकी कितनी होंगी, कमीशन किसको मिलेगा, अलाउंसेस किसको दिया जाएगा, ये सारी बातें भी पहले से तय कर दी जाएंगी। आफ्टर दैट राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स, क्या राइट्स होंगे पार्टनर्स के, क्या ड्यूटीज़ होंगी और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ होंगी उनकी, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ़ एनी, अगर वो चाहते हैं कि भाई हम कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप करेंगे तो उसका भी आपको मेंशन किया जाएगा। वैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मेंशन नहीं करता कि हम कितने समय तक इसको कंटिन्यू करेंगे, कितने समय तक के लिए नहीं करेंगे, ठीक है, पहले से डिसाइड नहीं करके चलते, ठीक है। मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, ऑडिटर्स को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, जैसे कि आप जानते हैं बेसिकली आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है या 1 जैन से आपके पास क्या होता है 31 दिसंबर। इसके अलावा भी वो अकाउंटिंग पीरियड क्या लेकर चल रहे हैं इसके बारे में भी डिटेल दी जाती है उसके अंदर में, ठीक है। रूल्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, अब किस तरीके के बैंक अकाउंट को वो ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। लोन गिवन टू द फर्म बाय पार्टनर, पार्टनर ने कितना अगर लोन दिया है फर्म को वो भी दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसे वापस, लोन पेबल कितना होगा पार्टनर्स के लिए। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हमने मेथड्स के बारे में भी जानेंगे आगे चलकर। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, और कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाएगा जब हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, एडमिट मतलब एडमिशन देना चाहते हैं, रिटायरमेंट उसे निकालना चाहते हैं, या फिर कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाए या डेथ हो जाए उसकी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे जाके, उसके सारे रूल्स पहले से ही उनके पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें डिटरमाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, और अगर कभी कंपनी को बंद करने की ज़रूरत पड़ जाए, फर्म को बंद करने की ज़रूरत पड़ जाती है, डिसॉल्व करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए कैसे सेटलमेंट की जाएगी वो भी। एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। और अगर कभी पार्टनर्स के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उसको कैसे सेटलमेंट करना है उसके बारे में भी हमको एग्रीमेंट में पहले से ही बता दिया जाता है, कंटेंट डाल दिए जाते हैं उसके, ठीक है। क्लियर है इतना, आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या फ़ायदे होते हैं भाई इसके, देखिए ज़रा ध्यान से। अ रिटर्न पार्टनरशिप डीड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवॉइडिंग डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स अमंग द पार्टनर्स इन फ्यूचर, जैसा कि मैंने आपको बताया एक रिटर्न पार्टनरशिप डीड जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, जिससे कि फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट से बचा जाता है या उनको निपटारा किया जा सकता है, ठीक है। A written partnership deed can be used as an evidence in the court of law, जैसा कि मैंने बताया कि अगर उनके बीच में विवाद होगा तो पार्टनरशिप डीड को ही एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। फैसिलिटेट्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस बाय अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, और अगर पार्टनरशिप डीड है तो अगर किसी पार्टनर्स के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ हो गई है तो उसको भी दूर किया जा सकता है, ठीक है। अब करते हैं हम लोग बात प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। अब कौन कौन से प्रोविजंस हैं हमारे पास जिसकी वजह से हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, इसको जान लेते हैं। लास्ट पॉइंट है इसके लिए। इन द एब्सेंस ऑफ रिटर्न पार्टनरशिप डीड, अगर हमारे बीच में क्या नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो नो पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड, अगर उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या ट्रीट करेंगे, कैसे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग। अगर किसी भी पार्टनर्स के बीच में उन्होंने अपने बीच में मतलब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं कर रखा और बाद में जाके कन्फ्लिक्ट होता है उनके बीच में, तो हम कैसे ट्रीट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग को। इसके लिए बस सिंपल सी बात याद रखिएगा, प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर ये बोला हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इफ डीड इज साइलेंट, का मतलब जब उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड या रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो ऐसे में पार्टनर्स जो हैं जो भी प्रॉफिट होगा उसे इक्वली शेयर करेंगे अपने बीच में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है, अगर उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड है नहीं तो इसका मतलब है उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्लियर है, उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, किसको,
पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड नहीं है तो ऐसे में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए 6% पर एनम के हिसाब से क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, जो लोन के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट देना है उसकी रेट जो होगी वो डिसाइड कर दी जाएगी 6%, चाहे पहले कितनी भी रही हो, लेकिन अब यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा क्या, 6% के हिसाब से। ओके, आगे हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइड ऑन ड्राइंग। ठीक है, ना हमें कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बेस पे, या ड्राइंग के ऊपर कुछ भी हमें इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी की बात की जाती है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स जो भी बात करी गई है, कमीशन हो चाहे कुछ भी हो ऐसे में। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास क्या कंडीशंस आ जाएंगी जाके, अगर उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे में ना ही उन्हें सैलरी दी जाएगी, ना ही रेम्यूनरेशन दिया जाएगा किसी भी पार्टनर्स को, क्योंकि उनके बीच में कोई भी क्या नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स की। ठीक है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स में हम बात करते हैं तो सबसे पहले राइट्स क्या होता है, राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। जो उनके बीच में मैनेजमेंट चल रही है उसके जो डिसीजंस हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है कौन, पार्टनर। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी अकाउंटिंग बुक्स हैं उनको इंस्पेक्शन के लिए देख सकता है, मतलब इंस्पेक्शन कर सकता है, उसके वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है, ये सारी चीज़ें। राइट टू शेयर प्रॉफिट, और प्रॉफिट में अपना हिस्सा भी मांग सकता है पार्टनर। राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट मैटर्स अफेक्टिंग द पार्टनरशिप बिजनेस, और पार्टनरशिप बिजनेस को ऐसी बातें जो बिजनेस को इफेक्ट डाल रही है उनके बारे में कंसल्ट भी कर सकता है, पूछताछ भी कर सकता है। राइट टू रिटायर, उसकी अपनी मर्जी है, वो जब चाहे वो रिटायर भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनरशिप की। तो ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स की बात कर लेते हैं। ही शुड बी फेथफुल टू अदर पार्टनर्स, जो एक पार्टनर है वो बाकी पार्टनर्स के प्रति भी वफादार होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, ही शुड शेयर द लॉसेज ऑफ द फर्म। अब ऐसा नहीं है भाई पार्टनर तुम बन गए हो तो सिर्फ प्रॉफिट ही कमाओगे, कभी कंपनी को लॉस हुआ था उसको भी बेयर करने की आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ड्यूटी रहेगी। ठीक है, टू अटेंड हिज ड्यूटीज़ डिलीजेंटली, और अपनी जो ड्यूटी जो उसको दी गई है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको परफॉर्म करेगा पूरी तरीके से। ठीक है, ही शुड नॉट बी कम्पीट विद द फर्म, वो फर्म के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है, फर्म के जैसा दूसरा अपना पर्सनल काम स्टार्ट नहीं कर सकता। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।